बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसकी स्टेटमेंट है फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें उस लाइन का स्लोप निकालना है और इंक्लिनेशन जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो दो टर्म्स हैं हमारे पास, स्लोप और इंक्लिनेशन, पहले हम इन टर्म्स को समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे उसके में हमने क्या फाइंड आउट कर। इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ये डेफिनेशन आपकी बुक में है, तो इस डेफिनेशन को हमने देखना है। दी एंगल अल्फ़ा, वो जो अल्फ़ा एंगल है वो 0 डिग्री और 180 डिग्री के दरमियान में होना चाहिए। मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज हमने उसकी मेजरमेंट करनी है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू अ नॉन हॉरिजेंटल लाइन एल इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन एल। अब इन तमाम टर्म्स को हम समझते हैं डायग्राम की मदद से। तो सबसे पहले देखें कि ये हमें एक लाइन जो है हम ड्रॉ करते हैं एक्स वाई प्लेन में। अब इंक्लिनेशन इसका क्या होगा? एंगल अल्फा होगा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। हमें पता है कि ओरिजिन की लेफ्ट साइड पे जो एक्स एक्सिस होता है वो पॉजिटिव होता है। इसका जो एंगल है लाइन का, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनना चाहिए और वो होना चाहिए काउंटर क्लॉकवाइज। डेफिनेशन में हमने देखा है काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? देखें, ये वाली जो डायरेक्शन होती है ये हमारी होती है क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है। हमने लेना है काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब होता है वो डायरेक्शन जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के उलट होती है। तो इसका मतलब है कि हमने ये वाली डायरेक्शन जो है एंगल्स में लेनी है, यानी ये काउंटर क्लॉकवाइज एंगल होगा ऐसे क्लॉक की ऑपोजिट साइड। ये वाली क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है और हमने काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है उसमें एंगल लेना है। और लेना हमने कहाँ से है? फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस वो लाइन जो ओरिजिन की राइट साइड पे होती है, एक्स की, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। और टू अ नॉन हॉरिजेंटल लाइन, जो लाइन है हमारे पास जिसका हम ये एंगल जो है डिस्कस कर रहे हैं, ये लाइन नॉन हॉरिजेंटल होनी चाहिए। हमें पता है कि हॉरिजेंटल लाइन कौन सी होती है? ये सीधी जो लाइन होती है ये लाइन हॉरिजेंटल होती है, ये वाली लाइन। तो हॉरिजेंटल लाइन नहीं होनी चाहिए, इस तरह लाइन होनी चाहिए जो कोई एंगल बनाए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो ये जो एंगल अल्फा होगा, जो ये सारी कंडीशंस पूरी करेगा कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना हो और वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया गया हो, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस एंगल अल्फा को हम इंक्लिनेशन कहते हैं ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन। तो इसकी डेफिनेशन को अगर हम दोबारा देखें, द एंगल अल्फा, अब इसको भी हम देखते हैं कि 0 डिग्री और 180 डिग्री के दरमियान में ये कैसे होगा। 0 डिग्री और 180 डिग्री के दरमियान में ये मतलब है कि ये यहाँ पे जब हम स्टार्ट करते हैं एंगल को तो 0 डिग्री होता है इस लाइन पे, और जब ये लाइन आगे चलती जाती है तो यहाँ पे पहुँच के ये एंगल 180 डिग्री हो जाता है इस लाइन पे। तो ये एंगल जो हमने अल्फा लेना है ये 0 और 180 डिग्री के दरमियान में होना चाहिए। ना ये 0 हो ना 180 हो, इसके दरमियान में हो। तो इस टर्म का तो ये मतलब है कि अल्फा 0 डिग्री और 180 डिग्री के दरमियान में होना चाहिए। मैयड काउंटर क्लॉकवाइज, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया गया हो। टू अ नॉन हॉरिजेंटल लाइन, वो लाइन जो हॉरिजेंटल ना हो वो हमने लेनी है। उस लाइन को हमने एल का नाम दे दिया है, ये एल है लाइन। इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ दैट लाइन एल। तो ये हमने इंक्लिनेशन को डिस्कस कर लिया अल्फा। अब मुख्तलिफ लाइंस को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि अगर हमारी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, ये हमारा एक्स एक्सिस वाली लाइन है। अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, यानी ये लाइन हॉरिजेंटल हो, तो फिर जो इसका एंगल बनता है वो 0 डिग्री बनता है, क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस के साथ मीट ही नहीं इसने करना, एक्स एक्सिस के साथ इसने मिलना ही नहीं है। जब ये एक्स एक्सिस के साथ नहीं मिलेगी तो इसका एंगल 0 डिग्री होगा। इसी तरह अगर हम वर्टिकल लाइन लें तो उसका अगर हम देखें एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा।
तो ये मुख्तलिफ लाइंस को हमने डिस्कस कर लिया कि 0 डिग्री कब बनता है, 90 डिग्री कब बनता है। तो अब जो है हम नेक्स्ट जो इसमें हमने टर्म को देखना है वो है स्लोप। तो हम स्लोप को भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही बुनियादी कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज के लिए। स्लोप को समझना जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है। स्लोप का दूसरा नाम ग्रेडियंट है, इसको ग्रेडियंट भी कहते हैं। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, इसको हमने डिस्कस करना है। इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे है, ये आपकी बुक में भी लिखी हुई है। तो इसकी डेफिनेशन को हम देखते हैं। द मेजर ऑफ स्टीपनेस, द मेजर ऑफ स्टीपनेस ratio of rise to run is termed as slope or gradient of the inclined path. इट इज डिनोटेड बाई एम। अब इस डेफिनेशन को समझते हैं। देखिए इंक्लाइंड पाथ कौन सा होता है? ये वाला जो पाथ है जो ढलवान जैसा हो, एक साइड से ऊपर हो, एक साइड से ये नीचे हो, ऐसे रास्ते को हम इंक्लाइंड पाथ कहते हैं। तो ये हमारा इंक्लाइंड पाथ है। जब हम इस इंक्लाइंड पाथ पे चलते हैं तो हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे होते हैं और टॉप पे पहुंचते हैं, तो ये जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होता है ये भी हम तय कर रहे होते हैं, आगे की तरफ हम जा रहे होते हैं जो, और हम ऊपर भी जा रहे होते हैं। तो ये वाला जो इसका राइज है इसको राइज बोलते हैं, और हॉरिजेंटल जो डिस्टेंस होता है उसको रन बोलते हैं। हम हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी कवर कर रहे होते हैं और हम ऊपर की तरफ भी जा रहे होते हैं इस पर चलते हुए। तो हम राइज जो है, जो इसका वर्टिकल डिस्टेंस है, राइज वाला डिस्टेंस भी हम तय कर रहे होते हैं इंक्लाइंड प्लेन पे चलते हुए। तो ये राइज और रन की जो रेशो है, रेशो ऑफ राइज टू रन, तो रेशो का मतलब क्या होता है? रेशो का मतलब हमें पता है, राइज टू रन रेशो। रेशो का मतलब डिवीजन भी होता है। हम राइज और जो रन है उसको अगर डिवाइड कर दें तो ये भी रेशो ही होती है। तो राइज और रन की जो रेशो होती है वो स्टीपनेस होती है। स्टीपनेस की हमने मेजरमेंट करनी है। तो इस स्टीपनेस को हम स्लोप और ग्रेडियंट कहते हैं ऑफ दैट इंक्लाइंड पाथ। इस इंक्लाइंड पाथ का ये स्टीपनेस होगी। आम अगर हम इसे लफ्ज़ों में समझें स्टीपनेस को, तो स्टीपनेस के लिए जैसे ये 3 डायग्राम्स आपको नज़र आ रही हैं, जैसे ये लाइन ज़्यादा ऊपर की तरफ होगी इसकी स्टीपनेस ज़्यादा होगी। जैसे ये लाइन, ये जो इंक्लाइंड पाथ है ये थोड़ा नीचे की तरफ आएगा, एक्स की तरफ, ये एक्स एक्स एक्सेस वाली लाइन है ये वाली, तो इसकी स्टीपनेस कम होगी। और थर्ड हम देखें तो थर्ड डायग्राम में इसकी स्टीपनेस जो है वो सबसे कम है, क्योंकि ये फ्लैट होने की तरफ जा रहा है और जो एक्स एक्सेस है हमारी लाइन नीचे हॉरिजेंटल जो है उसकी तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे स्टीपनेस सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे स्टीपनेस कम है, और यहाँ पे स्टीपनेस और कम है। तो स्टीपनेस का कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि वो लाइन कितनी जो है वो वर्टिकल की तरफ जा रही है। तो जैसे वो लाइन हॉरिजेंटल की तरफ जाएगी तो उसकी स्टीपनेस कम होती जाएगी, जैसे यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम और यहाँ पे सबसे कम। तो इसकी डेफिनेशन फिर क्या हुई? द मेजर ऑफ स्टीपनेस रेशो ऑफ राइज टू रन, वो हमने डिस्कस कर लिया। इसे नाम दिया जाता है एज स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द इंक्लाइंड पाथ। इस पाथ का इसे हम स्लोप कहते हैं, और स्लोप को हम डिनोट करते हैं एम से। तो एम फिर किसके इक्वल है? राइज टू रन की रेशियो, जो यहाँ पे हमने डिस्कस की। तो राइज जो हमारा है ये वाला, ये अगर हम एक्स और वाई जो प्लेन है उसमें अगर हम इसे डिस्कस करें, तो एक्स वाई प्लेन में ये जो हमारा रन है ये समझ लें कि अलोंग एक्स एक्सिस है, और ये जो हमारा राइज है ये अलोंग वाई एक्सिस है। तो राइज हमारा वाई हो जाएगा और रन जो है ये हमारा एक्स हो जाएगा। तो इसलिए राइज को की जगह वाई लिखा है और रन की जगह एक्स लिखा है। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का जो यूनिट नंबर 6 है उसको उसमें देखें, तो ये ट्राइंगल भी हमें नज़र आ रही है। तो ये जो ट्राइंगल है इसमें ये वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और नीचे वाली जो साइड है ये बेस होती है। तो y जो है असल में ये परपेंडिकुलर है और x जो है ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनती है वो बनती है tan। तो हम इसको tan अल्फा के इक्वल कह सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो स्लोप होता है या ग्रेडियंट होता है वो इक्वल होता है tan अल्फा के। अब इस सारे कंसेप्ट को अब हम लाइन के लिहाज से डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमने लाइन के हिसाब से अपने क्वेश्चन करने हैं एक्सरसाइज में।
तो लाइन इंक्लाइंड प्लेन की जगह ये लाइन अब हमने कंसिडर कर ली है। ये इंक्लिनेशन है जिसको हमने डिस्कस किया, जो पॉजिटिव एक्सेस के साथ इस लाइन का एंगल बन रहा है काउंटर क्लॉकवाइज। अगर हमें एंगल दिया जाएगा क्वेश्चंस में और हमसे कहा जाएगा कि उसका स्लोप फाइंड आउट करें, तो एंगल के हिसाब से स्लोप जो है उसको फाइंड आउट करने का फार्मूला है m इज इक्वल टू टेन अल्फा। ये फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब हमें एंगल दिया जाएगा या हमने एंगल फाइंड आउट करना होगा। अगर हमें इस लाइन पर दो पॉइंट्स दे दिए जाएं, हमें एंगल का ना पता हो और हमें दो पॉइंट्स दे दिए जाएं, ये P1 कह लो जो x1 y1 है, और यहाँ पे एक और पॉइंट ले लें P2 जो कि x2 y2 है। तो इस तरह अगर हमें दो पॉइंट दे दिए जाएं x1 y1 x2 y2, तो हम उन पॉइंट्स की मदद से भी स्लोप जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पॉइंट्स की मदद से स्लोप को फाइंड आउट करने का फार्मूला है स्लोप ऑफ लाइन टू पॉइंट्स गिवन। जब हमें दो पॉइंट्स दिए जाएं तो फिर स्लोप का फार्मूला हम यूज़ करेंगे y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। अगर हमें दो पॉइंट्स दिए जाएंगे तो हम स्लोप जो है इस फार्मूले की मदद से फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, हमें इनका स्लोप फाइंड आउट करना है। तो पहला जो पॉइंट है उसको हम ए का नाम दे देते हैं और दूसरे पॉइंट को बी का नाम दे देते हैं। तो दो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं और हमने स्लोप फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हमें दो पॉइंट्स दिए जाएं, उनकी मदद से हमने स्लोप फाइंड आउट करना हो, तो पहले पॉइंट को हम x1 y1 का नाम दे देते हैं और दूसरे पॉइंट को x2 y2 का नाम देते हैं। तो स्लोप का जो पॉइंट्स के हिसाब से हमने फार्मूला देखा है, तो m से हम ज़ाहिर करते हैं, वो है y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। y2 जो है हमारे पास वो है 11, हम 11 लिखेंगे, और y1 जो है वो 4 है, और इसके साथ फिर हमें x2 माइनस x1 चाहिए। तो x2 हमारे पास है 5 और x1 है -2, क्योंकि हम माइनस को डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में इसको लिखेंगे। 11 में से अगर 4 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारे पास 7 आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 2 7 होगा नीचे, 7 वन जार 7। तो स्लोप जो हमारे पास है ये आ गया m इज इक्वल टू 1। तो स्लोप हमने फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरा जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो था इंक्लिनेशन, कि इस लाइन का हमने वो एंगल फाइंड आउट करना है जिसको हमने डिस्कस किया है अभी इंट्रोडक्शन में। तो वहाँ हमने देखा था एंगल के हिसाब से स्लोप का फार्मूला m इज इक्वल टू टेन अल्फा। तो अब टेन अल्फा लेफ्ट साइड पे लिख सकते हैं, m को राइट साइड पे, कोई इशू नहीं है। तो अब m तो हमने फाइंड आउट कर लिया था 1, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे और इधर हमारे पास आ जाएगा टेन अल्फा। क्योंकि अब हमें एंगल फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, अल्फा को इधर रखेंगे और टैन जो है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो दूसरी साइड पे जाके जो टैन है हमारे पास, ये टैन इनवर्स हो जाएगा, टैन इनवर्स 1। तो अब हमें देखना है कि टैन इनवर्स 1 क्या होता है, यानी टैन की वैल्यू 1 किस एंगल पे होती है। तो यूनिट नंबर 6 में हमने एक टेबल जो है वो बनाना सीखा था इस तरह, वहाँ पे हमने उसको अच्छी तरह डिस्कस किया था। तो हमें देखना है कि tan की वैल्यू 1 जो है ये किस एंगल पे होती है। तो tan की वैल्यू 145 एंगल पे होती है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ लिख सकते हैं 45 डिग्री। तो ये हमारे पास इंक्लिनेशन या एंगल आ गया है उस लाइन का विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, उसमें भी हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको हमने ए बी सपोज कर लिया है। तो अब इनका भी हमें स्लोप फाइंड आउट करना है और वो एंगल फाइंड आउट करना है इंक्लिनेशन इस लाइन का। तो सबसे पहले हम इसका स्लोप फाइंड आउट करते हैं। हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो पहला पॉइंट होगा x1 y1 और दूसरा पॉइंट होगा x2 y2। तो फार्मूला हमारे पास होगा y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। इनकी वैल्यूज़ को अगर हम देखें तो y2 हमारे पास 7 है, माइनस वाई वन माइनस में है तो इसे ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं। x2 हमारे पास 2 है और x1 है 3। तो यहाँ पे इनके साइन को देखा जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -3 और +2 हमारे पास होगा -1। 7 और 2 को अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 और नीचे होगा -1।
ये माइनस हम ऊपर लिख सकते हैं और नीचे से 1 हम छोड़ सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा -9। तो स्लोप हमारे पास आ गया -9। अब हमने स्लोप का दूसरा फार्मूला यूज़ करते हुए इंक्लिनेशन इसका फाइंड आउट करना है। वो हमें पता है कि जो tan अल्फ़ा होता है वो इक्वल टू होता है m स्लोप के। तो स्लोप हमने फाइंड आउट कर लिया है -9। यहाँ पे हमारे पास tan अल्फ़ा है। अल्फ़ा को अगर हम इधर रखें तो tan जो है ये दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो tan इन्वर्स -9। तो अब हमें क्या करना है कि tan इन्वर्स निकालना है -9 का, यानी किस एंगल पे tan की वैल्यू -9 होती है। तो इसको अगर कैलकुलेटर से हम फाइंड आउट करें, क्योंकि वो टेबल में इसकी वैल्यू नहीं है जो हमने पहले डिस्कस किया, तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो हमारे पास आंसर आता है 83.66 डिग्री, और ये आता है माइनस में। तो माइनस हमारे पास आता है 83.66 डिग्री। तो यहाँ पे हमें कुछ बातों को अब जो है वो डिस्कस करना है। देखें, जो डेफिनेशन हमने इंक्लिनेशन की देखी थी, उसमें हमने इस तरह की लाइन को जो है वो डिस्कस किया था जो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एंगल बनाती थी। तो इसकी डेफिनेशन ये है इंक्लिनेशन की कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो वो एंगल है वो बनाए और काउंटर क्लॉकवाइज बनाए। काउंटर क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज जो एंगल होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो एंगल नेगेटिव होता है। तो ये जो नेगेटिव एंगल वाली लाइन होती है वो कुछ इस तरह से बनती है, नेगेटिव एंगल वाली। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज एंगल अब बना है -83.66 डिग्री। लेकिन हमें तो एंगल लेना था ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और वो भी काउंटर क्लॉकवाइज एंगल हमें लेना था। तो अब इस एंगल को हमने डिस्कस करना है कि इस एंगल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमने इंक्लिनेशन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना था। तो अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट है ऑपोजिट एंगल्स का। ऑपोजिट एंगल्स, हमें उस कंसेप्ट को भी समझना है। अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, दो लाइनें, तो इस तरह जो एंगल बनते हैं ऑपोजिट, ये एंगल्स इक्वल होते हैं, ये एंगल भी इक्वल होते हैं और इस साइड पे जो एंगल्स बनेंगे वो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक लाइन है वाई एक्सिस वाली और ये हमारी लाइन है जो अभी बनी है। तो यहाँ पे बनने वाला एंगल और यहाँ पे बनने वाला एंगल ये ऑपोजिट एंगल होंगे। जितना एंगल यहाँ पे बना है उतना ही एंगल यहाँ पे बनेगा, यानी 83.66 डिग्री। ये नेगेटिव साइन तो सिर्फ डायरेक्शन के लिए है। तो 83.66 डिग्री इस साइड पे एंगल बनेगा। अब इस तरह है कि ये टोटल एंगल जो होता है ये वाला, ये होता है 180 डिग्री। टोटल एंगल 180 डिग्री होता है, यहाँ से लेकर जीरो से लेकर इस लाइन तक 180 डिग्री। अब हमें टोटल 180 में से ये वाली जो साइड है ये हमें फाइंड आउट करनी है, इसका हमें पता नहीं है। आगे वाले हिस्से का अब हमें पता है, वो 83.66 डिग्री है। तो अगर हम टोटल एंगल में से यानी 180 डिग्री में से ये वाला एंगल, ये वाला जो अगली साइड पे बन रहा है, ये अगर हम माइनस कर दें तो ये जो इस लाइन के इस साइड पे एंगल होगा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, हमें ये मिल जाएगा। तो अब हमने करना ये है अपना इंक्लिनेशन निकालने के लिए कि 180 डिग्री जो है हमारे पास, उसमें से हमने 83.66 डिग्री जो है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो फिर हमारे पास वो एंगल आ जाएगा जो हमसे पूछा गया है। तो इंक्लिनेशन जो है वो अब हमने कैसे फाइंड आउट करना है वो एंगल। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री में से ये 83.66 डिग्री जो है इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब हम अगर 180 डिग्री में से 83.66 डिग्री को माइनस करें, कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से, तो ये आंसर आता है 96.34 डिग्री। तो आंसर जो है वो मिनट्स में दिया हुआ है, तो हमें इसे मिनट्स में कन्वर्ट करना है। कैसे, जो मुकम्मल डिग्री है उसे अलग कर लें और जो पॉइंट के बाद डिग्री है उसे अलग कर लें। तो जो पॉइंट के बाद डिग्री होते हैं उनको हम मिनट्स बनाने के लिए 0.34 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, बिकॉज 1 डिग्री जो है ये इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। तो जब हम इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जब इसे कैलकुलेटर की मदद से अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 20.4 मिनट्स। तो यहीं पे हमने इसे राउंड ऑफ कर लेना है, क्योंकि आंसर सिर्फ मिनट्स में ही है। तो राउंड ऑफ अगर करें तो सिर्फ 20 हमारे पास बचता है, 4 हम छोड़ देंगे। अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा होता तो आगे हम
एक जो है वो ऐड कर देते, तो ये बन गया अब 20 मिनट्स। तो अगर डिग्री और मिनट्स को इकट्ठा कर लिया जाए तो 96 डिग्री 20 मिनट जो है इसका आंसर आता है एंगल का। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, इसमें भी हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इनको भी हम ए बी जो है वो सपोज कर लेंगे। यहाँ पे भी हमें स्लोप फाइंड आउट करना है और फिर उसका एंगल फाइंड आउट करना है, इंक्लिनेशन। तो सबसे पहले हम स्लोप पॉइंट के फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, y माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये पॉइंट हमारा x1 y1 है और ये वाला x2 y2 है। तो अगर हम यहाँ पे पॉइंट्स पुट करें तो y2 हमारे पास होगा 8 और y1 हमारे पास होगा 6। इसी तरह x2 की वैल्यू है 4 और x1 की वैल्यू भी 4 है। 8 में से अगर 6 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 2 आंसर आता है और 4 में से 4 को जीरो माइनस करें, 4 में से 4 तो 0 आंसर आता है। अब ये जो 2/0 आया है हमारे पास, अगर फ्रैक्शन के नीचे 0 आ जाए तो इसका आंसर जो है ये अनडिफाइन होता है, ये अनडिफाइन का साइन है, आंसर जो है वो अनडिफाइन होता है। तो अब इस साइड पे हमारा स्लोप चल रहा है, तो स्लोप हमें जो मिला है वो मिला है अनडिफाइन। तो अब इस स्लोप की मदद से हमने एंगल फाइंड आउट करना है, वो फार्मूला हमारा था tan अल्फा इज इक्वल टू m। तो अगर हम m की जगह अनडिफाइन वाला साइन लिख दें, इधर tan अल्फा है, अल्फा को हम इधर ही रखें तो tan उस साइड पे जाके इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी या अनडिफाइन। तो अनडिफाइन का जो एंगल है ये हमें टेबल से ही फाइंड आउट करना होगा। तो टेबल को अगर हम दोबारा देखें और ये देखें कि tan जो है ये अनडिफाइन किस एंगल पे होता है, तो ये अब हमें देखना है। तो अगर हम टेबल को देखें तो टेबल में tan की वैल्यू अनडिफाइंड जो है ये 90 डिग्री पे होती है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास एंगल है ये 90 डिग्री होगा, अल्फा एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल होगा। तो ये पार्ट 3 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, बाय मीन्स ऑफ स्लोप्स, स्लोप्स की मदद से शो दैट, ये साबित करें, द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। ये जो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं। वो पॉइंट जो एक ही लाइन पे लाई करें उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो ये कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन भी है, द पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन। अब हमें कैसे ये साबित करना है कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं। सपोज कर लें कि ये वो लाइन है जिस पर ये 3 पॉइंट्स लाई करते हैं, ए बी और सी। तो हम स्लोप्स की मदद से कैसे ये शो करेंगे कि ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं। सबसे पहले हम स्लोप ऑफ ए बी फाइंड आउट करेंगे, फिर हम स्लोप ऑफ बी सी फाइंड आउट करेंगे। अगर दोनों हिस्सों के स्लोप, दोनों लाइन के जो हिस्से हैं ए बी और बी सी, उनके स्लोप इक्वल आ जाएं तो ये साबित हो जाएगा कि दोनों 3 जो पॉइंट्स हैं ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम स्लोप ऑफ ए बी लाइन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। उसे हम m1 का नाम भी दे सकते हैं। तो उसका फार्मूला है y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। तो चूंकि हम बात कर रहे हैं ए बी की, तो हमें ए पॉइंट चाहिए होगा -1 -3 और बी पॉइंट चाहिए होगा 1 5। तो अगर हम इन पॉइंट्स को देखें तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो इन वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करें, y2 की वैल्यू है 5 और y1 की वैल्यू -3 है, तो हम उसे ब्रैकेट में लिखेंगे। x2 की वैल्यू 1 है, माइनस x1 की वैल्यू है -1, वो भी ब्रैकेट में। तो अगर इसके साइन को देखा जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। 5 प्लस 3 हमारे पास 8 होंगे, नीचे 1 प्लस 1 2, 2 4 जार 8। तो 4 आंसर आ जाएगा हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप हमारे पास आ गया 4। अब हम निकालेंगे इसके दूसरे हिस्से का स्लोप बी सी का। उसके लिए हमें बी पॉइंट चाहिए होगा 1 5 और हमें सी पॉइंट चाहिए होगा 2 9। तो ये पॉइंट हमारा x1 y1 होगा और ये x2 y2। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ BC। तो इसे हम 2 का नाम दे सकते हैं, इसका फार्मूला भी यही होगा y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ पे अब हमारे पास y2 है 9 और y1 है 5। नीचे x2 हमारे पास 2 है और x1 है 1। तो 9 में से 5 को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आएगा, 2 में से 1 को करें तो 1। तो नीचे वाला 1 हम छोड़ सकते हैं, 4 आ जाएगा। तो ये हमारा है स्लोप ऑफ बी सी। तो अगर हम स्लोप ऑफ ए बी देखें और स्लोप ऑफ बी सी देखें, ये इक्वल हैं। तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं सिंस हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी
इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, दोनों के आंसर 4 आए हैं। सो द गिवन पॉइंट्स, जो पॉइंट्स हमें दिए गए थे, गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी, ये लाई करते हैं ऑन द सेम लाइन, ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 में भी हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं पी क्यू आर, तो इनको भी हमने शो करना है कि ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं पी क्यू आर। तो इसके लिए भी हमें पी क्यू का स्लोप निकालना होगा और क्यू आर का स्लोप निकालना होगा और उनको इक्वल शो करना होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ पी क्यू, उसे आप M1 का नाम दे सकते हैं। तो उसका फार्मूला होगा y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। तो हमें पी क्यू चाहिए होंगे पॉइंट, पी हमारे पास 4 माइनस 5 है और क्यू है 7 5। तो अगर हम पॉइंट्स को देखें तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। इन वैल्यूज़ को अगर हम पुट करें तो y2 की वैल्यू है 5, माइनस y1 की वैल्यू माइनस 5 है, तो इसे ब्रैकेट में लिखें। x2 की वैल्यू 7 है और x1 की वैल्यू है 4। तो इनको अगर हम इनके साइंस को देखें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 5 प्लस 5 हमारे पास हो जाएगा 10 और नीचे होगा 3। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो स्लोप है, स्लोप ऑफ पी क्यू, ये हमारे पास आ गया है 10/3। नेक्स्ट अब हम इसके दूसरे हिस्से का स्लोप निकालते हैं क्यू आर का। तो उसके लिए हमें क्यू पॉइंट चाहिए होगा जो हमारे पास है 7 5, और आर पॉइंट चाहिए होगा जो कि है 10 15। तो ये पॉइंट x1 y1 होगा और ये x2 y2। तो यहाँ पे अगर हम लिखें स्लोप ऑफ क्यू आर, तो उसका फार्मूला, इसे आप m2 कह सकते हैं, उसका फार्मूला होगा y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। तो अगर इनकी वैल्यूज लिखी जाएं तो y2 की वैल्यू 15 है और y1 की वैल्यू 5 है, x2 की वैल्यू हमारे पास 10 है और x1 की वैल्यू 7 है। तो अगर 15 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 10 आएगा, 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 3 आएगा। तो ये हमारे पास आ गया स्लोप ऑफ क्यू आर। तो अगर हम दोनों स्लोप्स को देखें पी क्यू और क्यू आर को, तो ये इक्वल हैं। तो यहाँ पे फिर हम लिख सकते हैं सिंस हमारे पास स्लोप ऑफ पी क्यू जो कि 10/3 आया था, ये इक्वल है स्लोप ऑफ ये जो हमारे पास क्यू आर आया था इसकी इक्वल है, तो 10/3। तो यहाँ पे लिखें स्लोप ऑफ क्यू आर, तो दोनों स्लोप इक्वल हैं। तो देयरफॉर या सो द गिवन पॉइंट्स, जो पॉइंट्स हमें दिए गए थे पी क्यू एंड आर, ये लाई करते हैं, लाई ऑन दी सेम लाइन, ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 जो है ये साबित हो गया जो हमसे कहा गया था। पार्ट 3 हमारे पास है। अब हमें पॉइंट दिए गए हैं एल एम और एन, ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो इनको भी अगर हम एक लाइन पे सपोज कर लें तीनों पॉइंट्स को, तो ये सपोज कर लें एल है, ये एम है और ये हमारे पास एन है। हमें अब ये प्रूव करना है स्लोप्स की मदद से कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो हम स्लोप ऑफ एल एम फाइंड आउट करेंगे, फिर स्लोप ऑफ एल एम एन। तो अगर इनके स्लोप्स इक्वल आ गए तो ये पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका पहला हिस्सा। तो पहले हिस्से में हम निकालते हैं स्लोप ऑफ एल एम का स्लोप फाइंड आउट करते हैं। उसे m1 का नाम दे दें, वो है y2 माइनस वाई वन उसका फार्मूला ओवर x2 माइनस x1। तो हमें l अगर पॉइंट हम देखें तो -4 6 है और m हमारे पास जो पॉइंट है वो है 3 8। तो ये वैल्यू x1 y1 होगी और ये वाली x2 y2 होगी। तो अगर हम वैल्यूज़ को यहाँ पे रिप्लेस करें तो y2 की वैल्यू 8 है और y1 की वैल्यू है 6, x2 की वैल्यू हमारे पास 3 है और x1 की वैल्यू -4 है। तो 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आ जाएगा और ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, 3 + 4। तो 2/3 + 4 जो है ये 7 होगा। तो ये हमारा पहला स्लोप आ गया है, स्लोप ऑफ एल एम। तो ये एल एम का स्लोप आ गया। अब हम इसके दूसरे हिस्से का स्लोप फाइंड आउट करते हैं एम एन का। उसके लिए हमें एम पॉइंट चाहिए होगा 3 8 और एन पॉइंट हमें चाहिए 10 10, ये दिया गया है। तो स्लोप ऑफ एम एन जो होगा, एम एन
वो m2 का उसे नाम आप दे सकते हैं और वो होगा y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। अगर इन वैल्यूज़ को हम लिखें y2 तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो y2 हमारे पास 10 है, y1 की वैल्यू 8 है, x2 जो है वो 10 है और x1 की वैल्यू 3 है। तो अगर इनको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 10 में से 8 अगर करें सब्ट्रैक्ट तो 2 आएगा और 10 में से 3 करेंगे तो 7। तो ये हमारे पास हो गया स्लोप ऑफ एम एन। तो इसका आंसर देखें स्लोप ऑफ एम एन का और स्लोप ऑफ एल एम का देखें सेम है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस स्लोप ऑफ एल एम इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एम एन, क्योंकि दोनों के आंसर सेम आए हैं। सो ये साबित हो गया द गिवन पॉइंट्स, जो पॉइंट्स हमें दिए गए थे एल एम और एन, ये लाई करते हैं ऑन दी सेम लाइन, ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो ये प्रूफ हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4। इसमें हमें एक्स वाई और जेड जो हैं ये पॉइंट्स दिए गए हैं। तो इनको भी हमने एक ही लाइन पे ये शो करना है कि एक्स वाई और जेड ये 3 पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करते हैं। तो मेथड हमारा वही होगा जो हम पिछले पॉइंट्स में क्वेश्चंस में हमने यूज़ किया कि सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे स्लोप पहले हिस्से का एक्स वाई का, फिर हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे वाई जेड का और उनको इक्वल शो करेंगे। तो अगर हम स्लोप ऑफ एक्स वाई फाइंड आउट करना चाहते हैं, जिसे हम m1 का नाम दे सकते हैं, उसका फार्मूला होगा y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। तो x पॉइंट को अगर हम देखें तो वो है a और 2b और y पॉइंट हमारे पास है ये वाला c और a प्लस b। तो ये x1 y1 है और ये वाला पॉइंट x2 y2 है। तो अगर इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे लिखें तो y2 की वैल्यू है a प्लस बी माइनस वाई वन की वैल्यू है 2b। तो इसी तरह x2 की वैल्यू है a और x1 की वैल्यू हमारे पास है x2 की वैल्यू हमारे पास c है, c लिखेंगे हम, x2 की वैल्यू c है और x1 की वैल्यू हमारे पास है a, c माइनस a। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो a हमारे पास पहले आएगा माइनस 2b और 1b प्लस का है तो माइनस का 1b बचेगा और नीचे हमारे पास आ जाएगा c माइनस a। तो ये हमारा होगा स्लोप ऑफ एक्स वाई लाइन, उसका स्लोप होगा। तो अब हम दूसरे हिस्से का स्लोप फाइंड आउट करते हैं वाई जेड का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्लोप ऑफ वाई जेड, जिसे हम m2 का नाम दे सकते हैं और उसका फार्मूला होगा y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो y जो हमारे पास पॉइंट है वो है c a प्लस बी और जो z हमारे पास पॉइंट है वो है 2c माइनस a और साथ है 2a। तो ये x1 y1 है और ये वाला हमारा पॉइंट जो है ये हो जाएगा x2, ये सारा 2c माइनस a x2 और ये वाला जो 2a है ये हो जाएगा y2। तो अगर हम इन पॉइंट्स की लिखें वैल्यूज़ तो y2 की वैल्यू है 2a माइनस वाई वन की वैल्यू है a प्लस बी, तो हम उसे ब्रैकेट में लिखेंगे, बाद में साइन चेंज करेंगे। x2 की वैल्यू ये सारी है 2c माइनस a, 2c माइनस a माइनस x1 की वैल्यू है c। तो अगर हम इसको फर्दर देखें तो 2a माइनस को अगर हम अंदर ले जाएं ब्रैकेट के तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, a माइनस का हो जाएगा और b भी माइनस का हो जाएगा। नीचे 2c में से 1c अगर निकाल दें सब्ट्रैक्ट कर दें तो c आएगा, साथ में आएगा माइनस a। यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से में 2a में से 1a अगर माइनस कर दें तो a आएगा, साथ में माइनस b है और नीचे हमारे पास आ रहा है c माइनस a। तो ये हो गया स्लोप ऑफ वाई जेड, ये वाई जेड का स्लोप हो गया। दोनों स्लोप्स को अगर हम देखें एक्स वाई के और वाई जेड के तो दोनों स्लोप्स इक्वल हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि सिंस हमारे पास स्लोप ऑफ एक्स वाई ये इक्वल है स्लोप ऑफ वाई जेड, दोनों के आंसर सेम आते हैं। सो द गिवन पॉइंट्स, जो पॉइंट्स हमें दिए गए थे यानी एक्स वाई और जेड, ये लाई करते हैं ऑन दी सेम लाइन। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया स्लोप्स की मदद से कि ये 3 पॉइंट्स जो हमें दिए गए हैं एक्स वाई जेड ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो ये तो था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए। खुदा हाफिज़।